नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। विजन आईएएस की करंट अफेयर की मैगजीन में टॉपिक नंबर 3 को देखते हैं, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कंटेक्स्ट देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये है, इंडिया ने हाल ही में G20 का जो ट्रोइका है उसको ज्वाइन करा है और इंडिया अब फुली तैयार है 2022 में G20 से मिलने वाली प्रेसिडेंसी को ओवरटेक करने के लिए। ये दोस्तों ट्रोइका क्या होता है? ट्रोइका कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सा टर्म है, बस ये हैवी अंग्रेजी इसमें यूज़ कर रखी है। ट्रोइका एक ना टॉप ग्रुपिंग होती है G20 के अंदर ही, जिसके अंदर ना 3 कंट्री शामिल होती हैं। वो 3 कंट्रीज़ की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो करंट प्रेसिडेंट हो, वो प्रीवियस प्रेसिडेंट रह चुकी हो और इनकमिंग जो है या अपकमिंग प्रेसिडेंसी जो है उनके हाथ लगने वाली हो। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, करंट, प्रीवियस और इनकमिंग प्रेसिडेंसीज। तो अभी जो प्रेसिडेंसी है वो इंडोनेशिया के पास है, पहले थी इटली के पास और आने वाले टाइम पे इंडिया के पास है। तो इंडिया जो है G20 प्रेसिडेंसी की लीडरशिप को संभालेगा 1 दिसंबर 2022 से। इंडोनेशिया से ये बोरो करेगा प्रेसिडेंसी। और बोरो क्या करेगा, मतलब इंडोनेशिया का आप समझ गए होंगे, टेन्योर खत्म होने वाला है। इसके बाद इंडिया जो है वो ओवरटेक करेगा G20 की प्रेसिडेंसी। और इंडिया दोस्तों पहली बार G20 की जो लीडर समिट है उसको कन्वीन करेगा साल 2023 में, यानी अगले साल में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से G20 जो है उसके बारे में। तो जब इंडिया ट्रोइका का जो मेंबर बन गया है तो इंडिया ये कोशिश करेगा वो इंडोनेशिया और इटली के साथ मिलकर काम करें, ताकि G20 के एजेंडा को चलाने के लिए प्रीवियस 2 प्रेसिडेंसीज ने जो भी काम करे हैं, जो भी डायरेक्शंस जिस दिशा में काम करा है G20 की प्रोग्रेस के लिए, तो इंडिया चाहता है उसी कंसिस्टेंट दिशा में वो भी प्रयास करे, ताकि G20 को एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इंडिया जो है उसमें कंट्रीब्यूशन दे। अब G20 के बारे में दोस्तों हम लोग एक बेसिक एस्पेक्ट जान लेते हैं। G20 एक स्ट्रेटेजिक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है जो कि वर्ल्ड की वेरियस डेवलप्ड और इमर्जिंग इकोनॉमीज या फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज को कनेक्ट करता है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्स में और टेस्ट सीरीज में ये कंफ्यूजिंग एक लाइन आ जाती है कि G20 को क्रिएट करा क्या था आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, या फिर ये ऐसा जाता है 2007 टू 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद G20 को स्टैब्लिश करा गया था। क्या ऐसा है? जी ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद तो स्टैब्लिश करा गया था, वेरियस इमर्जिंग इकोनॉमीज को इसका मेंबर बनाया गया था, लेकिन 1990 से जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे उसके बाद इसको करा गया था। और एक मकसद से और करा गया था कि ये देखा गया था कि वर्ल्ड में जो वेरियस इकोनॉमीज है ना, वेरियस कंट्रीज जो हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्कशन और गवर्नेंस में, यानी इकोनॉमी के डायरेक्शन में वो एक इफेक्टिव डिसीजन लें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। ऐसी कंट्रीज की अगर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो ऐसी कंट्रीज को भी आगे मौका मिले, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिले। इसको दोस्तों 1999 में स्टार्ट करा गया था। शुरू में सिर्फ इसमें वेरियस इकोनॉमीज के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ही मिलते थे, लेकिन G20 को बाद में समिट लेवल पर जो है रेस करा गया था साल 2008 में, ताकि ग्लोबल फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस जो आए थे साल 2007-2008 में उसको डील करा जा सके। तो ये वाली बात दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि इसको जो है 1990s में जब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे उस टाइम पे जो है बनाया गया था। और शुरू में फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ही मिलते थे। समिट लेवल पर ऑर्गेनाइज सब करा गया है इसको जब ये साल 2007-8 के फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं। इसका एक स्ट्रेटेजिक रोल है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को देखने की दिशा में। ठीक है, G20 का दोस्तों कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। अब आप कहेंगे अगर परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है तो ये मीटिंग, डिस्कशंस वगैरह, एजेंडा सारा डिसाइड कैसे होता है? तो दोस्तों देखिए, कोई भी एजेंडा या फिर जो वर्क कोऑर्डिनेशन होता है ना, तो वो G20 लीडर्स की कंट्रीज की ना पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनके लिए एक स्पेशल टर्म यूज करी जाती है दोस्तों। दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। आ सकता है टर्म के शेरपास इज अ टर्म यूज इन इंटरनेशनल कंटेक्स्ट विद रेफरेंस टू G20, G11, G7, यूरोपियन यूनियन, सार्क, आसियान, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करके वो आपको दे सकते हैं। तो शेरपास जो हैं, जो कि पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं G20 मेंबर कंट्रीज के, वो इन सभी कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं दोस्तों G20 के? अब ऑर्गेनाइजेशन का अगर नेचर आप समझ गए कि फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अगर इसे बनाया गया था, तो ऑब्जेक्टिव बड़े सिंपल से हैं इसके, कि पॉलिसी कोऑर्डिनेशन जो हो मेंबर्स के बीच में इस प्रकार से हो ताकि ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और एक सस्टेनेबल ग्रोथ को सुनिश्चित करा जा सके। फाइनेंशियल रेगुलेशंस का प्रमोट करना ताकि फ्यूचर में कोई भी फाइनेंशियल रिस्क जो आए उसको प्रिवेंट करा जा सके।
फिर नए नए फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जो है उनको बनाना। इंडिया दोस्तों आप याद रखिएगा ये वाला पॉइंट, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स रहा है G20 प्रोसेस का, और उसने एक एक्टिव रोल शुरू से क्या कहते हैं निभाया है G20 में नए नए आइडियाज़ और नए नए सॉल्यूशंस को मतलब बताने के लिए, ताकि किस तरीके से वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस को रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने बात करी G20 के बेसिक एस्पेक्ट्स की। अब दोस्तों G20 के बारे में सारी बातें तो हमने कर ली, लेकिन अब हमें ये जानना है कि मेंबर्स हैं कौन कौन से G20 के। तो आप मुझसे ये पूछेंगे कि क्या ये 20 मेंबर्स को हमें याद रखना है? तो जी हाँ, साल 2020 का प्रीलिम्स आप उठाकर देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आया था, डायरेक्टली उसने मेंबर्स के नाम पूछ लिए थे। और ये कोई छोटी मोटी बॉडी नहीं है, छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, तो आपको ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स के बारे में नाम याद रखने की ज़रूरत है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप G77 जो है आप उसके बारे में याद करने लग जाए सभी मेंबर कंट्रीज़ को, कहीं तो देखिए हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा। और G77 कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है कि जो न्यूज़ में अक्सर रहता हूँ। ठीक है, G7 की सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं। G20 तक पहुंचने के लिए एक ट्रिक होती है, आप पहले G7 की मेंबर कंट्रीज को याद करना शुरू करिए, तो आपको G20 अगर इफेक्टिव तरीके से याद करना है तो बाकी दो ग्रुप्स भी आपको लगे हाथ याद हो ही जाएंगे। G7 में कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके और यूएसए आता है। सिर्फ आप इसमें एक कंट्री रशिया को ऐड कर दीजिए तो G7 का ग्रुप जो है वो G8 बन जाता है। ठीक है, अगर इसमें रशिया अगर कंट्री को अगर आप ऐड कर दें G7 के ग्रुप में तो G7 प्लस रशिया इज इक्वल टू G8। ठीक है, फिर G8 में अगर आप देखें तो 20 नंबर तक G20 तक जाने के लिए कितनी कंट्रीज बाकी रह गई हैं? वो रह गई हैं 12 कंट्रीज बाकी। तो इन 12 कंट्रीज को हमें ऐड करना है। अब ये कौन सी 12 कंट्रीज? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, पूरा यूरोपियन यूनियन एज अ ग्रुप शामिल है इसके अंदर, उसको कंट्री के तौर पर ही मेंबर स्टेटस माना गया है। इंडिया, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इंडिया जो है इसका मेंबर है और चाइना भी मेंबर है इसका। ठीक है, याद रखना। इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। ठीक है, तो G7 प्लस रशिया अगर आप करेंगे तो G8 मिल जाएगा, और प्लस ये 12 कंट्रीज को अगर आप ऐड कर देंगे तो फाइनली आपको G20 जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये एक ट्रिक है इसको याद करने की। अब G20 दोस्तों देखिए, उसमें ऐसी कुछ कंट्री शामिल हैं जो कि वर्ल्ड की मेजर डेवलप्ड और डेवलपिंग, या फिर हम लोग कहें कि इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ की ग्लोबल सिग्निफिकेंस खुद भी बहुत है, तो G20 की अपने आप ही सिग्निफिकेंस जो है वो बढ़ जाती है कि इंपॉर्टेंस की हम लोग बात करने पे इसके मजबूर हैं ही। तो हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करने का काम कर सकता है G20 ग्रुप, क्योंकि इसका साइज और जो इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी क्रूशियल है, जो कि एक फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ का पाथ एक सेट करा जा सकता है ऐसे ग्रुप के द्वारा। क्योंकि आप देखिए वर्ल्ड की कितनी मेजर ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमीज जो हैं, जैसे यूएसए, रशिया, चाइना, ये सारी की सारी इस ग्रुप के अंदर जो है कंट्रीज शामिल हैं। फिर इस ग्रुप को यूज़ करा जा सकता है फ्यूचर में अगर कोई भी ग्लोबल क्राइसिस आए, जैसे प्रीवियस समिट्स के अंदर बड़े सारे क्राइसिस, नॉट ओनली फाइनेंशियल क्राइसिस, उसको रिजॉल्व करने की बात करी गई है। जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, ये तो मेरा एजेंडा था ही प्रीवियस समिट्स के अंदर। इसके अलावा ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, कोविड-19 पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज, इन सारे इशूज से निपटने की बात करी गई है। अब दोस्तों ये एस्पेक्ट पता है इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप ये सोचेंगे कि शुरू से हम लोग जो ऊपर वाले पैराग्राफ्स हैं उसमें हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल इश्यूज, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, फाइनेंस मिनिस्टर, तो यही सब पढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि सिर्फ ये फाइनेंशियल इश्यूज के लिए ही बना गया ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, कोविड-19 पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज, तो अगर ये आ जाएगी क्या क्लाइमेट चेंज के इशूज़ को डिस्कस करता है G20 तो वो ठीक होगा, लेकिन बाकी सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि वो ध्यान से पढ़ेंगे नहीं। चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, करंट अफेयर को ऐसे ही पढ़ा जाता है कि आप थोड़ा सा अपना सोच विचार करके उसको दिमाग खोलकर पढ़ो तो आपको एप्लीकेशन ईजी हो जाता है। उसके बाद G20 नेशंस ने हाल ही में जब कोविड-19 की महामारी आई थी तो WHO का दोस्तों देखिए, WHO का एक प्रोग्राम है कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड, ठीक है, ताकि कोविड-19 की महामारी से लड़ा जा सके। तो उसके लिए $5 ट्रिलियन जो है उसके लिए इन्होंने कमिटमेंट करी थी कि ये पंप करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, ग्लोबल इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव करने के लिए, और लोग जो हैं वेरियस इमर्जिंग इकोनॉमीज और लीस्ट डेवलप कंट्रीज में सर्वाइव कर सकें, उनके लिए वेरियस फूड और हेल्थ केयर प्रोग्राम चलाए जा सकें। इसके लिए ये पैसा देंगे $5 ट्रिलियन का, ऐसा उन्होंने बोला था। टैक्स रिफॉर्म्स की दिशा में दोस्तों G20 का बहुत अहम योगदान है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर।
तो यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है वो एक रेगुलर फीचर रहा है शुरू से ही G20 की डिबेट एंड डिस्कशन का, जब से समिट स्टार्ट हुई है G20 की 2008 से। तो ये जो है लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकता है, क्योंकि G20 जो है अक्सर डिस्कशन करता रहता है कि ऑनगोइंग टैक्स जो है इंटरनेशनल रजीम के अंदर या फिर टैक्स रिफॉर्म्स किस प्रकार से आने चाहिए। तो एक इंटरनेशनल फेवरेबल ट्रांसपेरेंट टैक्स एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात अक्सर G20 की मीटिंग्स में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, वेरियस मेंबर जो हैं वो इस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। और दोस्तों देखिए, एक इशू जो आप जानते होंगे बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का, तो ये होता क्या है, बड़ी सारी जो बहुत लार्ज साइज़ की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनीज़ हैं, जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, एप्पल हो गया, ये क्या करती हैं कि ये टैक्स हेवन कंट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं। टैक्स हेवन कंट्रीज़ मतलब कैसे कि मान लीजिए कोई एक आइलैंड कंट्री है, वहाँ पर इनका मेन बेस है, और इंडिया जैसी कंट्रीज़ में ये अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो अपना प्रोडक्ट्स हैं, उनको डंप करे जा रहे हैं, लेकिन टैक्स देने से बच रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि हमारा तो मेन ऑपरेशन वहाँ पर है और हम एक कंट्रीज़ में टैक्स दे रहे हैं। तो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, आप ऑपरेट आप यहाँ पर कर रहे हो, सारी चीज़ें आप जो है इंडिया से पैसा कमा रहे हो, लेकिन टैक्स जब देने की बात आ रही है तो आप टैक्स को बचा कर ले जा रहे हो। ये तो हमने शॉर्ट एक एस्पेक्ट की बात करी। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग काफ़ी बड़ा एस्पेक्ट होता है, कभी इकोनॉमी में आर्टिकल आएगा तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग की वजह से, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो टैक्स देने से बच जाती थी। तो हुआ क्या था दोस्तों, अभी एक रोम समिट हुई थी G20 की 2021 में। इसमें G20 के लीडर्स ने एक एग्रीमेंट के ऊपर समझौता करा था, और ये एग्रीमेंट जो है बड़े सालों से ये कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कोई एग्रीमेंट आए। तो G20 के साथ मिलकर दोस्तों जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, याद रखिएगा आप, OECD और G20 साथ में मिलकर रहे, ताकि एक ऐसा इफेक्टिव एग्रीमेंट लाया जा सके जिसकी मदद से 15% मिनिमम टैक्स जो है, जो कि लगाया जाएगा बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और कंपनीज के ऊपर, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के इश्यूज को अवॉइड करने के लिए। और इसको इन्होंने बात करी है कि इसको हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस टैक्स रेवेन्यू को हम लोग लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ की मदद में, या फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जो होती हैं, या फिर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनके लिए ये पैसा यूज़ करा जा सकता है किसी ना किसी फॉर्म में, ताकि एक तरीके से इफेक्टिव इंटरनेशनल कॉर्पोरेट टैक्सेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करा जा सके। तो दोस्तों आप ये भी याद रखिएगा कि ये इनका इनिशिएटिव है G20 और OECD के साथ मिलकर टैक्सेशन रिफॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। और बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के बारे में मैं किसी दिन आपको डिटेल में बताऊंगा, या फिर अलग से एक वीडियो बना दूंगा मैं। अब दोस्तों G20 की जब मीटिंग्स अगर होंगी तो देखिए वेरियस इकोनॉमीज को, ऐसा इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि उनको मौका मिलेगा कि वो अपने बायलेटरल टाइज को भी इंप्रूव कर सकते हैं। अब ये एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ पर देखिए कि चाइना भी एक प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, जहाँ पर USA भी आ रहा है, जहाँ पर रशिया भी आ रहा है, और जहाँ पर इंडिया भी आ रहा है। अब वर्ल्ड की दोस्तों देखिए मेजर पावर जो है आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कहीं और देखने को मिलेंगी क्या? तो अगर G20 का समिट हो रहा है तो इंडिया चाइना के जो डिफरेंसेस हैं साइडलाइंस में वो रिजॉल्व कर सकते हैं, USA और रशिया अपने डिफरेंसेस रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये यही कह रहा है कि ये एक रेयर अपॉर्चुनिटीज़ देता है G20 की मीटिंग का जो प्लेटफॉर्म होता है समिट लेवल पर, कि वो जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो बायलेटरल लेवल पर अपने जो टाइज़ हैं और जो रिलेशनशिप हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। फिर दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट एक मेजर एजेंडा रहा है G20 का। 2014 में G20 मेंबर्स ने कमिट करा था कि वो जेंडर गैप को वर्कफोर्स से पूरे वर्ल्ड से रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे साल 2025 तक बाय 25%। कि मतलब विमेन को, फीमेल्स को जो कम पे स्केल मिलता है, या फिर फीमेल्स के काम को रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता, तो मेल और फीमेल के बीच में जो ये जेंडर गैप वर्क फोर्स के अंदर देखने को मिलता है, इसको रिड्यूस करने की बात करी गई थी। और G20 ने वेरियस जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनको ये बोला था कि आप अपनी अपनी कंट्रीज़ के अंदर, मतलब मेंबर्स को ये बोला गया था इस मीटिंग के अंदर कि आप नेशनल प्लान लेकर आइए, ताकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सके, और मेल और फीमेल की एम्प्लॉयमेंट के बीच में किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना हो। 2015 के अंदर G20 लीडर्स ने ये क्या कहते हैं एग्री करा कि जो शेयर है यंग पीपल का, जो कि ज़्यादा रिस्क पर रहते हैं कि उनको लेबर मार्केट में इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पाता, ग्रेजुएशन वगैरह अगर वो कर लेते हैं तो उनके पास जॉब नहीं रहती, तो ऐसी जॉबलेस ग्रोथ को हमें रिमूव करना है बाय 15% और 2025 तक ये वाला काम करना है, ठीक है। और मेजरली इसमें दोस्तों बात करी गई थी G20 में, इस मीटिंग में, लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ के फ्रेमवर्क के बारे में, ताकि जो
एम्प्लॉयड यंग पीपल हैं इनको प्रमोट करा जा सके, इनके नंबर जो हैं वो बढ़ाए जा सकें, ठीक है। और ऐसे यंग पीपल जो कि ना तो अभी तक जिनको एम्प्लॉयमेंट मिली है और ना ही उनको एजुकेशन और ट्रेनिंग मिली है सफिशिएंट ताकि वो अच्छा अर्न कर सकें, ऐसे लोगों पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, ऐसा G20 के लीडर्स का मानना था। और ये पूरा का पूरा जो पॉइंट था ये रिलेटेड था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो ये इजी पॉइंट था, आपको ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रखने की स्पेशल ज़रूरत नहीं है। अब G20 की मेंबर कंट्रीज दोस्तों ऐसा कर कैसे पाएंगी कि कुछ उनकी रेलेवेंस तो होगी ना। तो देखिए G20 की जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी 4 मेजर रेलेवेंस है कि सबसे पहले बात तो ये सारी की सारी कंट्रीज जो है वो 90% जो है ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करती हैं। वर्ल्ड में मेजर जो ग्लोबल ट्रेड इंटरनेशनली होता है 80% पार्ट जो है वो G20 कंट्रीज का है। 2/3 पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की जो है वो G20 मेंबर कंट्रीज में रहती है। और G20 मेंबर कंट्रीज जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उनमें मेजर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज या फिर आप कहें कि इमर्जिंग इकोनॉमी शामिल हैं। तो ऐसी कंट्रीज़ के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है बहुत रैपिड स्पीड पर भागता है। तो 84% जितना भी फॉसल फ्यूल एमिशंस होता है तो ये कंट्रीज़ जो हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कुल मिलाकर अगर क्लाइमेट चेंज का पॉइंट आए ना, अब आप समझ गए रिलेट करना कि अगर आपको ये बेसिक याद है ये वाली चीज़, एक कंसेप्ट, आप नंबर को छोड़िए 84% कि फॉसल फ्यूल एमिशंस मेजरली G20 इकोनॉमीज के द्वारा करा जाता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो फिर आप लोगे ना कि क्लाइमेट चेंज की दिशा में हम कुछ स्टेप्स लें। तो इसलिए ये सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ये बड़े सारे काम करता है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इश्यूज हैं G20 के कि सबसे बड़ी बात तो क्या है, ऐसा बोला जाता है। इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि G20 जो है वो सिर्फ और सिर्फ बातें ही करता है, इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंटेशन उसका काफ़ी वीक है। तो ये सारे पॉइंट आप उसी से रिलेटेड है। अब आप पढ़िए कि लैक ऑफ इफेक्टिव पावर की बात करी जाती है कि सबसे बड़ी बात तो G20 की जो बातें हैं वो सिर्फ बातें ही हैं क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है। इसके पास इसका मतलब टीथ नहीं है, ऐसा बोला जाता है। ये लाइन आपने अक्सर सुनी होगी IR के कंटेक्स्ट में, अगर आप चाहो तो इस लाइन को यूज़ कर सकते हो कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको वीक लगे ना, जैसे इंडिया में CBI के ऊपर हमेशा टिप्पणी करी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो आप बोल सकते हो इस ऑर्गेनाइजेशन के पास टीथ नहीं है, इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। फिर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी नहीं है क्योंकि UN की तरह या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक फॉर्मल चार्टर, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो इसका कोई इंटरनल चार्टर नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। फिर प्रोटेक्शनिज्म की बात करी जाती है कि आप वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग जैसे टैक्सेस को जो टैक्स हेवन कंट्रीज से हैं वो शिफ्ट कर डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्रीज में ट्रांसफर करेंगे ताकि जो इंटरनेशनल टैक्सेशन सिस्टम है वो फेयर बने। लेकिन अक्सर इसकी जब मीटिंग हुई है तो उस मीटिंग में बड़े सारी कंट्रीज ने प्रोटेस्ट करा है, बड़ी सारे मेंबर कंट्रीज ने अपने कंसर्न्स रेज करे हैं कि ट्रेड एग्रीमेंट्स G20 के कुछ इस प्रकार से होते हैं कि वो लार्ज कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस को फायदा ही पहुंचाते हैं, ठीक है। और इनइफेक्टिव मेजर्स की बात करी गई है। फिर उसके बाद ये एक मेजर इशू है कि G20 को क्रिटिसाइज करा जाता है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर आज तक उसने कोई इफेक्टिव प्रयास नहीं करा है और वो सोशल इनइक्वालिटी और जो ग्लोबल थ्रेट की जो बात करता है कि डेमोक्रेसी से जो आ रहा है इन सबको हम, मतलब ये मेजर इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को, ग्लोबल प्रॉब्लम्स को हम लोग रिमूव करने की कोशिश करेंगे, इन ग्लोबल इश्यूज़ को टैकल करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली क्लाइमेट चेंज को। तो G20 उसमें भी फेल हुआ है। फिर बात करी जाती है अंडर रिप्रेजेंटेशन की कि आपके ग्रुप में जो भी कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड बहुत ही ज़्यादा मेजर इकोनॉमीज़ हैं। तो अगर आप सच में अगर फ़ायदा देखना चाहते हो कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़, तो उनको मेंबर बना लो ना, आपको क्या दिक्कत है। पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से सिर्फ साउथ अफ्रीका ही यहाँ पर मेंबर कंट्री के रूप में दिखता है, तो बाकी के आपको मेंबर नहीं दिखते अफ्रीका इतना। अगर अफ्रीका आप जानते हैं दोस्तों इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, कितनी सारी कंट्रीज़, मोर देन 50 कंट्रीज़ उसमें शामिल है उस कॉन्टिनेंट के अंदर, तो आपको कोई और भी नहीं दिखता है, सिर्फ साउथ अफ्रीका आपको दिखा। तो ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि देखने में तो ऑर्गेनाइजेशन ये काफ़ी अच्छी लगती है लेकिन ये इसकी सिर्फ बातें ही बातें हैं और इसने इफेक्टिव लेवल पर कुछ प्रैक्टिकल काम नहीं करा है, ठीक है। लास्ट में देखिए कंक्लूजन में ये बोलते हैं राइटर कि दुनिया जो है वो इतनी इंटरकनेक्टेड और इंटीग्रेटेड है इस टाइम पे कि कंट्रीज़ को साथ मिलकर ग्लोबल इशूज़ को रिजॉल्व करने की दिशा में साथ मिलकर कदम उठाने ही होंगे, साथ मिलकर प्रयास करना ही होगा। G20 जो है उसको एक विजन प्रोवाइड करना चाहिए कि कैसे वो सभी कंट्रीज़ को, मेंबर कंट्रीज़ को, और जो मेंबर कंट्रीज़ नहीं भी हैं उनको बाइंड कर सके कि इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मैक्सिको जो है अब ये एक नए एक्टर्स जो बने जा रहे हैं ग्लोबल गवर्नेंस की दिशा में, तो इनके एक्शंस को सपोर्ट मिले, इनके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट को सपोर्ट मिले और स्पेशली ग्लोबल इश्यूज को टैकल करा जाए और वर्ल्ड को एक फेयर लेवल की इकोनॉमी बनाया जाए। तो दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में हमने ये 3 आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए हैं
और अब हमारा न्यूज़ एंड शॉर्ट्स बाकी रह गया, तो जल्दी से इसको भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डिस्कशन में। तो आज की डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।